नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां ना कोई नीति है ना कोई नियम, न ही सूर्योदय के साथ युद्ध का आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध की समाप्ति होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताका फैला सकता है और राजनीतिक जमीन पर अपना झंडा बुलंद कर सकता है। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पल दर पल बदलती जा रही है। हमने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कैसे जो 2025 तक का टेन्योर था, जो 5 साल का कार्यकाल था, उसी बीच में बिहार में तख्तापलट हो जाता है, बिहार के सरकार में बदलाव हो जाता है। मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, लेकिन दलों की स्थिति और गठबंधन का जो है वह चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है। नीतीश कुमार जी पहले एनडीए कोटे से मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन तो हैं, लेकिन इस बार कोटा महागठबंधन का है। अब इसके बाद हमने आपको यह भी दिखाया सिलसिलेवार ढंग से कुरुक्षेत्र के माध्यम से कि कैसे बीजेपी अब प्लानिंग्स कर रही है और बड़ी नीतियों को लेकर के स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है। और ऐसे में हमने यह भी दिखाया कि नीतीश कुमार जी का अस्त्र जब फेल होता है, तब नीतीश कुमार जी के बदले कैसे बीजेपी महाराष्ट्र वाले नीति पर काम करना शुरू करती है और महाराष्ट्र से कई नेताओं को जो है वह बिहार जो है लाया जाता है। विनोद तावड़े जी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, सभी तरीके से परिपूर्ण है, हर तरह का अनुभव है। बहरहाल अब बीजेपी साम दाम दंड भेद का उपयोग करना शुरू कर चुकी है। कल के एपिसोड में हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे जो बिहार के महागठबंधन की जो एक पार्टी है, हम बात करें जो वाम दलों का समूह है, सीपीआई, सीपीआईएम और माले, वह कैसे जो है सत्ता में रहते हुए भी, सरकार में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लेकिन इससे बीजेपी को अगर संगठन के तौर पर देखें, पार्टी के तौर पर देखें, तो उससे तो बीजेपी को पार्टी के तौर पर फायदा तो नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन पॉइंट के तौर पर, मामलों के तौर पर और मुद्दों के तौर पर एक फायदा, एक बढ़त जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल रही है वाम दलों के ऐसे रुख से। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी अपनी नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र को ध्यान में रख करके, 2024 को ध्यान में रख करके नीतीश कुमार जी चुनावी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे हमने यह भी देखा कि विपक्ष के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, सभी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, सभी पुष्पों को धागे में पिरोकर माला बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, यह भी हमने बताया। और नीतीश कुमार जी अगर ऐसे में सफल भी हो रहे हैं, तो हमने आपको एक कहानी भी बताई थी बिल्ली और बंदर वाली, कि कैसे बिल्ली और बंदर की कहानी के माध्यम से नीतीश कुमार जी सटीक अपनी रणनीति को बना करके, उसको रणनीति को मजबूत करके कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह जी भी अलर्ट हो गए हैं और मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही थी सामने कि अभी न 2024 आने वाला है और न ही अभी 2025 है, यानी कि न ही लोकसभा का चुनाव है, न ही विधानसभा का चुनाव है। तो इतनी ज़्यादा चुनावी रणनीति जो है वह क्यों बन रही है? अगर बिहार में सत्ता में और राजनीतिक गलियारों में उठापटक हो रही है, राजनीतिक गलियां अभी ही गुलजार हो गई है, राजनीतिक गलियारों में उत्सव है, तो ये उत्सव जैसा माहौल बिना किसी फेस्टिवल के क्यों है? तो इसका जवाब जो है अब सामने आ गया। आपको बता दें कि अब वो मौका आ गया है जहां पर नीतीश कुमार जी की रणनीति और अमित शाह की रणनीति में सीधे टकराव होना है, और जिसमें प्लस पॉइंट है तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव जी फिलहाल बिहार में है, तेजस्वी यादव जी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। तो तेजस्वी यादव जी भी मजबूत हैं, हर तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक हैं। नौकरियां वाला जो सवाल था, जिस पर घेरा जा रहा था, उससे भी उबरने की कोशिश कर रही है महागठबंधन की सरकार। और कैसे जो है, आपको याद होगा कि कैसे पुलिस में हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में हो, भर्तियों को बढ़ाने की बात की जा रही है, सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है, यह भी हम लगातार देख रहे हैं। एक पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ महागठबंधन आगे बढ़ रही है, अलग अलग मसलों के साथ बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। कभी जंगल राज के मामलों को लेकर के, तो कभी आपको बता दें कि पत्थरबाज को बचाने का आरोप लगा रहे हैं संजय जायसवाल जी, या फिर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या वाला जो मामला था, जिससे किशनगंज और अररिया का नाम आया था, संजय जायसवाल जी ने यह कहा था कि बिहार के 2 ऐसे जिला हैं जिसमें अररिया और किशनगंज, जहां जनसंख्या वृद्धि का जो रेट है वह देश में सबसे अधिक है। किशनगंज और अररिया का इसलिए भी उन्होंने जिक्र किया था कि उनके इस बात का कहीं ना कहीं ये बातें सम्माहित थी
कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं और मुस्लिम आबादी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने बातें कही थी, जिसके बाद जदयू की ओर से पलटवार करते हुए नीरज सिंह और अरविंद निषाद जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि बीजेपी सांप्रदायिक जो एक जो समाज में स्टेबिलिटी बनी हुई है उसे भड़काने का बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है। खैर, यह राजनीतिक उठापटक लगातार चलती रहती है और चल भी रही है। एक और जहां कोई वार कर रहा है तो दूसरा उसे डिफेंड करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है और निकलने के साथ साथ दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। लेकिन अब ऐसा माहौल आ गया है जहां बीजेपी सभी तरह का स्ट्रैटेजी लगा रही है और ऐसे में उनका स्ट्रैटेजी जो है, उनका रणनीति जो है कितना मजबूत है, यह दिखाने का वक्त आ गया है। और नीतीश कुमार जी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव जी अगर सत्ता में आ गए उसके बाद कितनी पकड़ जनता पर बनाए हुए हैं, इसका भी फ्लोर टेस्ट जो है होना है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो बिहार में अब चाणक्य वर्सेस चाणक्य की लड़ाई देखने का मौका 2024 और 2025 के चुनाव से पहले मिल रहा है। कैसे? उपचुनाव के माध्यम से। आपको बता दें कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था, जहां चुनावी रणनीति लगी थी, बहुत सारा सामदम दंडभेद लगा था। चिराग पासवान जी उभर करके सामने आए थे, AIMMM ओवैसी जी उभर करके बिहार में सामने आए थे और कैसे आपने देखा कि किशनगंज जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ ओवैसी जी की पार्टी AIMMM का कैसे उत्थान हुआ था, कितने विधायक जीत करके आए थे, आपने देखा था। लेकिन अब बिहार में उपचुनाव होने को हैं। यूँ तो कुछ दिन पहले ही बिहार में उपचुनाव हुए भी हैं। आपको याद होगा कि कैसे जो है बिहार में जो है आपको कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे, अलग अलग जगह जो है उपचुनाव हुए थे। लेकिन अब बिहार में फिर से एक बार उपचुनाव की स्थिति बन रही है। तिथि का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन सभी कुछ उसके अनुरूप होना शुरू हो गया है। सभी कुछ से हमारा तात्पर्य है तैयारी को लेकर के, और तैयारी और ये उपचुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस उपचुनाव से पहले सत्ता में बदलाव हुआ है। यानी कि जो पार्टी सत्ता में थी उसमें से कुछ पार्टियां विपक्ष में चली गई है और विपक्ष की पार्टियां, मुख्य विपक्षी पार्टी राजद जो थी वह अब सत्ता में आ गई है। यानी कि सत्ता के बदलाव होने के बाद अब चुनावी रणनीति के साथ साथ साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग बढ़ा है और इस प्रयोग के बढ़ने से अब ये चुनाव जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहाँ कहाँ चुनाव है? तो चुनाव भी जो है बेहद खास सीटों पर है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कुढ़नी विधानसभा है। कुढ़नी विधानसभा यूं तो 2020 में राजद ने वहां अपना झंडा जो है बुलंद किया था। कुढ़नी विधानसभा से आपको बता दें कि राजद के कोटे से निषाद समाज से ही आते हैं। आपको बता दें कि अनिल सहनी जी जीत करके आए थे। लेकिन अनिल सहनी जी पर अभी फिलहाल जो है LTC घोटाले में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। ऐसे में उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना है, सदस्यता जाएगी उनकी। और ऐसे में अब वहाँ भी जो है उपचुनाव के पूरे गणित जो है, पूरा माहौल जो है वह बन रहा है और वहाँ पर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जो है आपको उपचुनाव होंगे। लेकिन सिर्फ कुढ़नी विधानसभा ही नहीं है, 2 अन्य विधानसभा भी हैं। 2 अन्य जो विधानसभा है वह बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं दूसरे विधानसभा के नंबर पर गोपालगंज विधानसभा। गोपालगंज जो विधानसभा सीट है वहाँ से आपको बता दें कि इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बाजी मारी थी और बीजेपी से आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार जो है आपको बीजेपी कोटे से सुभाष सिंह जीत करके आए थे और बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी बने थे। लेकिन मंत्री बनने के साथ ही उनका तबीयत जो है लगातार ख़राब चल रहा था और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही वे परलोक सिधार गए। तो ऐसे में वो सीट भी जो है गोपालगंज सीट वह रिक्त बनी हुई है। इसके बाद तीसरे नंबर की विधानसभा की बात करें तो मोकामा आपने ज़रूर सुना होगा। मोकामा में छोटे सरकार का शासन चलता था और अनंत सिंह वहाँ से जीत करके आए थे। RJD के टिकट पर जेल में रहते हुए अनंत सिंह जीत करके आए थे। लेकिन अनंत सिंह पर आपको याद है कि कैसे उन पर जो है आपको आर्म्स एक्ट वाला मामला चला, AK-47 वाला मामला चला, जिसके बाद अनंत सिंह जी जेल में हैं और उनकी सदस्यता जो है विधानसभा से वह ख़त्म हो गई। तो अब वो भी सीट जो है रिक्त है। अब चलते हैं एक एक विधानसभा पर, समीकरण क्या कहते हैं और कौन जीतने की पूरी कोशिश करेगी। यूँ तो सबसे पहले बात करते हैं VIP की, और VIP की जब बात हो रही है तो मुजफ्फरपुर चले ही जाते हैं, कुढ़नी विधानसभा चले जाते हैं। कुढ़नी विधानसभा में निषाद समाज से अनिल सहनी जो है वो जीत करके आए थे RJD कोटे से। अब आपको बता दें कि वहाँ जो है आपको बता दें कि RJD उनकी पत्नी को, यानी कि अनिल सहनी की जो पत्नी है, उनको
आपको बता दें कि वो टिकट दे करके पूरी तरीके से सहानुभूति वोट बटोरने का कोशिश करेगी। लेकिन और भी जो है वह बन सकता है, बहुत सारा माहौल बन सकता है। लेकिन वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, निषाद समाज की पार्टी कही जाती है मुख्यतः, वह अपना दावा पहले पेश कर चुकी है। वीआईपी ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे अभी न तो महागठबंधन में हैं और न ही एनडीए में हैं। इस उपचुनाव में वे स्वतंत्र रूप से तीनों सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। यानी कि मुकेश सहनी जी का भी एक फ्लोर टेस्ट होगा। वे जो इस जाति की बात करते हैं, जिस जाति के नेता होने की बात करते हैं, तो उस जाति के बहुल क्षेत्र में आता है मुजफ्फरपुर का कुर्नी विधानसभा। तो निषाद समाज की इस सीट पर मुकेश सहनी जी अपना दावा पेश कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी जीतने की कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन और एनडीए की, तो आपको बता दें कि एनडीए से आपको एनडीए में बीजेपी वहां अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है और बीजेपी सहनी समाज के वोट पर पूरा कब्जा करने की कोशिश करेगी। मुजफ्फरपुर पर पहले से भी बड़ा नज़र रहा है बीजेपी का, तो वहां जो है सीधे तौर पर बड़ा फाइट एक बीजेपी के कैंडिडेट और मुकेश सहनी के बीच में देखा जा सकता है। और मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में फाइट होने का एक स्वाभाविक कारण भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे मुकेश सहनी जी की पार्टी के जो जीत के विधायक आए थे उसे बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी। तो एक संघर्ष भी है मुकेश सहनी जी और भाजपा के बीच में। इसके बाद चलते हैं हम गोपालगंज विधानसभा। गोपालगंज विधानसभा से 2020 के बाद सुभाष सिंह जी जीत करके आए थे, परलोक सिधार चुके हैं। सुभाष सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। तो वहाँ बीजेपी उनकी पत्नी को टिकट दे करके सहानुभूति वोट बटोरने का पूरा कोशिश करेगी, पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी जो कि राजद सुप्रीमो हैं, उनका गृह जिला भी है। ऐसे में गोपालगंज से राजद इस बार मजबूती से उतरने की फिराक में है। हालांकि जदयू भी वहां दावा ठोक सकती है। जदयू के इंटरनल सोर्स बता रहे हैं कि गोपालगंज से जदयू ने अपने प्रत्याशी उतारने का मन भी बना लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव जी इस वक्त काफ़ी मजबूत हैं, बिहार में सत्ता में हैं। तो ऐसे में गोपालगंज सीट पर पूरी तरीके से कब्जा करने का लालू प्रसाद यादव जी का चूंकि गृह जिला है गोपालगंज, तो गोपालगंज पर पूरा कब्जा करने का राजद पुरजोर कोशिश करेगी। इसके बाद आ जाते हैं मोकामा में। मोकामा में आपको याद होगा कि अनंत सिंह जी राजद से उम्मीदवार थे, राजद से जीत करके आए थे, विधायक थे। लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में उनकी सदस्यता चली गई है। लेकिन मोकामा सीट ऐसा सीट है जहां जो भूमिहार समाज से बहुल इलाका माना जाता है। और आपको कुछ दिन पहले का आपको प्रकरण याद होगा कि कैसे अनंत सिंह जी के राइट हैंड माने जाने वाले मास्टर कार्तिकेय जी पर, जो कि बिहार सरकार के कानून मंत्री भी बने अभी इस नए सरकार में, इसके बाद उनका मंत्रालय बदल करके गन्ना मंत्रालय कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद पटना एसएसपी के अनुसार वे फरार भी चल रहे हैं। तो अपहरण केस वाले मामले में उन्हें जो है उन पर वारंट निकला हुआ है, नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ है। तो ऐसे में अनंत सिंह जी के राइट हैंड माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह जी, वो उन्होंने मंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब अनंत सिंह जी वहाँ फिर से जो है वह सत्ता में आना चाहेंगे। और यह मान करके चला जा रहा है कि अनंत सिंह जी की पत्नी को आरजेडी वहाँ से टिकट देने वाली है। और क्योंकि एक तो अनंत सिंह वाली बात हो गई, और दूसरा ये है कि भूमिहार समाज पर सबकी नज़र है। जब कार्तिकेय सिंह जी जब इस्तीफा दिए थे, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था कि वे बीजेपी के नज़र में चुभ रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी जो है सीधे तौर पर उन्हें परेशान करने में लगी हुई है। इसके पीछे उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वे चूँकि भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए बीजेपी की आंखों में वे फूटे आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। ऐसे में आपको यह भी आपको अब दिख रहा होगा कि कैसे बीजेपी भूमिहार समाज के वोट बैंक पर नज़र डाले हुए। एक और खास कारण है वहाँ मोकामा सीट पर, मोकामा क्षेत्र से ही आते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी। और ललन सिंह जी का भी कहीं ना कहीं, ललन सिंह जी में कितना वोट बैंक शिफ्ट कराने का पावर है, इसका भी कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट होना है। तो ऐसे में आरजेडी और जदयू दोनों चाहेगी कि अब इस बार जो है मोकामा सीट इस बार महागठबंधन के पाले में किया जाए। लेकिन बीजेपी भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का भूमिहार प्रेम कैसा है यह अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह जी, और जब उनके अलावा एक और किन्हीं को मंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, ललन सिंह जी को मंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, केंद्र की बात कर रहे हैं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो उस समय बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भूमिहार जो है उनका वोट बैंक है। और जब जदयू का वोट बैंक पिछड़ा है तो वे उसी
पिछड़ा अति पिछड़ा में से किसी को जो है मंत्री बनाने के लिए भेजे। भूमिहार समाज के कई नेता जो है भूमिहार कैडर के, उनके पास बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में भूमिहार समाज को हाईजैक करने का छूट नहीं दे सकती है बीजेपी, जदयू को स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो ऐसे में हमने यह भी देखा था कि कैसे आरसीपी सिंह जी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, वे जो हैं उस पे मंत्री के कुर्सी पर जाकर के बैठ गए थे, जिसका विवाद हुआ था। सब कुछ सारा प्रकरण आपको पता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब 3 जो है हॉट सीट बन चुके हैं बिहार में। कुर्नी विधानसभा जो कि मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है, इसके बाद गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं। तिथि अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर सबके राजनीतिक साम दाम दंड भेद का परीक्षण होना है और माहौल पूरा टाइट है। और सत्ता बदलने के बाद पहली बार उपचुनाव, ये एक ऐसा चुनाव होगा जहां पर सबके हर एक चीज़ का, हर एक एंगल का परीक्षण होगा। तो ऐसे में अब रणनीति बनी शुरू हो चुकी है, कई नाम भी आने शुरू हो चुके हैं। हम आपसे आगे जो है चर्चा करेंगे किन किन का नाम चल रहा है, लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है जहाँ युद्ध विराम नहीं होता है। दिन रात हमेशा युद्ध चलता रहता है। राजनीतिक युद्ध की हम बात कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हमेशा प्रयोग में आता रहता है। तो ऐसे में किसी भी क्षण कुछ भी बदलाव हो सकता है। बहरहाल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीतिक ना कॉमा लगता है, ना ही पूर्ण विराम होता है। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।